डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डेटाबेस कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डेटाबेस सिस्टम्स। और मैं हूँ मोहम्मद अब्बास, जो कि आपको लेक्चर सीरीज़ के तहत ये कोर्स जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कोर्स अपने कंटेंट के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपनी एप्लीकेशन या अफादियत के एतबार से ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर के साथ बैक एंड पे यूज़ हो रहा होता है डेटा की मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो एक इंडस्ट्री हो या कोई एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन हो या कोई एक शॉपिंग मॉल हो। जहाँ भी डेटा किसी न किसी सूरत में मेंटेन किया जा रहा है, कस्टमर्स का डेटा हो, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, स्टूडेंट्स का डेटा हो, फ्लाइट्स का डेटा हो, ट्रेन्स का डेटा हो, पैसेंजर्स का डेटा हो, ग़ज़े के जिस इंस्टीट्यूशन में भी डेटा मैनेज हो रहा है, उसके सॉफ्टवेयर के साथ इसका होना ज़रूरी है। यही वजह है कि कंप्यूटर साइंस के तमाम लेवल्स पे, चाहे वो एडीपीसीएस लेवल हो, बीसीएस लेवल हो या एमसीएस हो, एमफिल हो, हर लेवल पे डेटाबेस सिस्टम का कोर्स जो है वो समहाउ पढ़ाया ज़रूर जाता है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को हम डिफरेंट लेक्चर्स की सीरीज़ में स्टडी करेंगे और इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स छोटे से लेके बड़े तक इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेटा क्या है इटसेल्फ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेटा को हैंडल करने के लिए अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, जिनमें दो मेन अप्रोचेस हैं, फाइल हैंडलिंग अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। फिर इसके बाद हम फाइल हैंडलिंग अप्रोच को इस लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि वो क्या है, कब से इस्तेमाल हो रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और उसके बाद अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ आया गया है तो क्यों आया गया है, उसके क्या बेनिफिट्स थे, यानी प्रॉस क्या थे, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस जिनकी बिना पे डेटाबेस अप्रोच को यूज़ किया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा बुनियादी तौर पे कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हर लफ्ज़ जो है अपने तौर पे एक मीनिंग रखता है, एक वेटेज है उसकी। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन जो है, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए, यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, वो कलेक्शन जो है डेटा कहलाएगी। अब रॉ से क्या मुराद है, फैक्ट्स एंड फिगर से क्या मुराद है, और उनकी कलेक्शन से क्या मुराद है, इसको ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे ये पूछे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप उसे बताते हैं जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। उसके बाद अगर वो आपसे ये पूछे कि आपकी एज क्या है, तो अब आप उस डेट ऑफ बर्थ और आज की जो डेट है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे जी मेरी एज इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हो गई। अब जो डेट ऑफ बर्थ थी वो एक बेसिक चीज़ थी जिसको आपने कुछ प्रोसेस किया, कुछ सोचा, दोनों का डिफरेंस देखा, कैलकुलेट किया, आपने अपनी एज बताई, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ थी वो रॉ है, और जो आपने एज बताई है, जो उसको प्रोसेस करने के बाद आपने एक वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो रॉ फॉर्म थी उस इंफॉर्मेशन की या उस मालूमात की,
उन्हें हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब वो फिगर्स में यानी हिस्सों में भी हो सकती है या दीगर और फैक्ट्स हो सकते हैं। गर्जे के जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हों अपनी रॉ फॉर्म में डेटा कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके रिजल्ट कार्ड आपके सामने आया, उस पर लिखा हुआ है जी कि सब्जेक्ट नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4 के इतने इतने मार्क्स हैं। अब ये सारा जो फैक्ट्स सब्जेक्ट्स के नेम हैं इन्हें हम कह सकते हैं फैक्ट्स, और जो आपके मार्क्स हैं दे आर फिगर्स। अब ये सारी फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास रॉ फॉर्म में हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, यकीनन आप कैलकुलेट करेंगे कि मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं जो आपने ऑब्टेन किए हैं उस टेस्ट में या उस एग्ज़ाम में। फिर आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स मेरे कितने थे, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप उसे परसेंटेज कैलकुलेट करके बता सकते हैं जी मेरी इतनी परसेंटेज है। आपने देखा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो अपने तौर पे कोई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ओवरऑल परसेंटेज बताई, अब जो सुनने वाला है या जिसने आपसे पूछा उसको आइडिया हो गया कि अच्छा आपकी ग्रेडिंग जो है वो क्या है, आपके मार्क्स जो हैं वो अगर 80% से ऊपर आ रहे हैं मीन कि बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, 60 से ऊपर आ रहे हैं तो इतनी अच्छी है, और अगर 40% से नीचे आ रहे हैं तो पुअर परफॉर्मेंस है। तो गोया आफ्टर प्रोसेसिंग जो है हमारे वही रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो मीनिंगफुल बन जाते हैं, और बिफोर प्रोसेसिंग वो इतने मीनिंगफुल नहीं होते। तो डेटा जो है इसी जो लेस मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो अभी प्रोसेस नहीं हुई होती उसे आप डेटा कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यूँ किया जाता है कि जब तक रॉ फॉर्म में है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास मालूमात हैं वो डेटा कहलाती हैं, और जब वो प्रोसेस कर ली जाएं तो वही फैक्ट्स एंड फिगर्स आफ्टर प्रोसेसिंग जो एक कंक्लूड होता है उनका वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो यूं हमारा जो इस कोर्स का ताल्लुक है वो डेटा से है कि किसी भी चीज़ से मुतालिक जो डेटा है जब वो कलेक्ट किया जाना है तो कैसे कलेक्ट किया जाना है, फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको दिखाना कैसे है, उसको कलेक्ट कैसे करना है, ऑल दीज मैटर्स आर कंसर्न्ड इन डेटाबेसेस। सॉरी। अब आते हैं ये देखते हैं कि डेटा को हैंडल करने के लिए हमसे जो पहले एक दौर गुजर चुका है उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ हो रही थी, और हमारे दौर में जो है वो अब किस तरह से डेटा मैनेज हो रहा है। ये एक बात तदरीज तब्दीली आई है। जब शुरू में कंप्यूटर ने जन्म लिया तो उस वक्त लोग जो है मैनुअली डेटा हैंडल कर रहे थे। इससे पहले रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर्स पे डिफरेंट अकाउंट्स बने होते थे। अब भी अगर आप किसी शॉप पे जाएं तो आपको ऐसे रजिस्टर्स मिलेंगे जैसे आप किसी फ्रूट के मार्केट में चले जाएं, किसी आड़त की या कमीशन एजेंट की शॉप पे चले जाएं, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स हैं वो पड़ी होंगी। एक पे लिखा होगा जी हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ली है, फिर उस पे कितना हमने परचेजिंग क्या थी, उसकी सेल क्या थी, फिर कमीशन कितना आया। फिर ये लिखा होगा, हर बंदे का अकाउंट अपना अपना होगा कि अच्छा फलां डीलर से हमने ये अमाउंट ली, फलां डीलर से हमने ऐसे बिजनेस किया, फलां डीलर से ये बिजनेस किया। हर बंदे का अपना अपना अकाउंट बना होगा और यूं वो अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होंगे, यानी अपने डेटा को वो मैनेज कर रहे हैं ऑन पेपर, ऑन रजिस्टर्स। अब सपोज कुछ दिनों बाद उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा ये जो अकाउंट है इससे हमने डेटा कलेक्ट पैसे लेने हैं इस बंदे से, तो अब इससे देखते हैं कि जी बैलेंस कितना है इसका, इसके इससे पैसे कितने लेने हैं हमने। तो सबसे पहले वो अपना वो एक रजिस्टर खोलेंगे, उस रजिस्टर में वो देखेंगे जी अच्छा फलां बंदे का ये अकाउंट है, उस अकाउंट तक पहुंचेंगे। फिर वो ये करेंगे कि जितनी उससे लेने हैं पैसे वो अलग कैलकुलेट करेंगे, जो अब तक
उन्हें दे चुके हैं या जो भी उनका लेन देन है, दोनों ही गिव एंड टेक दोनों का अलग अलग हिसाब करके फिर वो डिफरेंस करके देखते हैं कि अच्छा हमने इतने पैसे लेने, यानी फाइनल रिजल्ट की कैलकुलेशन तक हर बंदे का अकाउंट अच्छा खासा टाइम लेगा। अब इस झंझट से बचने के लिए या इसको स्पीड अप करने के लिए कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने इसको ज़रा आसान बना दिया। अब क्या हुआ, अब जो लोग कंप्यूटर लिटरेट थे या कंप्यूटर की थोड़ी सी उन्हें समझ आ गई, उन्होंने इसी रजिस्टर वाले सिस्टम को कंप्यूटर पे फाइल्स की सूरत में मैनेज करना शुरू कर दिया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिस में एक्सेल फाइल्स के ऊपर जो है ना डेटा स्टोर हो रहा है और उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी थ्रू एक्सेल हो रही है। कुछ लोग इवन दैट वर्ड डॉक्यूमेंट में भी डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, टेबल बनाए होते हैं और उसमें डेटा फीड करते हैं। हर एक अपना अपना लेवल है। जो जितना कंप्यूटर जानता है या उसकी एप्लीकेशन समझता है, वो उसी कदर अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन आम तौर पर आपको एक्सेल की शीट्स में जो है डेटा वो मैनेज होता नजर आएगा। ये जो एक्सेल की सूरत में, एक्सेल यकीनन आप जानते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक्सेल की एक स्प्रेडशीट है जिसमें डेटा को हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं। सपोज नेम, फादर नेम और एड्रेस और यहाँ पे नेम पास यूसुफ, एड्रेस डिपार्टमेंट। अब सपोज हमने इसके मार्क्स 45, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे 50 और यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब ये जो हमारे पास 40 और 50 है, दिस इज रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये डेटा हो गया और इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि परसेंटेज कितनी है, आप लिखेंगे इज इक्वल टू ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज आ गई 90%। अब यहाँ कुछ और नंबर लिखते हैं आप। सिक्स मार्क्स 50, 50, 50 और ये कोई स्टूडेंट है या चलें उसके सब्जेक्ट के हम देख लें जी, ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये 56 हैं, ये 60 में हैं और यहाँ पे हम उसको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने देखा कि उसके लिए ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है एक्सेल के लिए। हालांकि अगर आप अलग अलग इनको कैलकुलेट करते तो यकीनन टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन आपने एक्सेल में फार्मूला के ज़रिए जो सहूलत हमें मिलती है एक्सेल में, अब आपने उसको कैलकुलेट किया तो कोई मुश्किल ही नहीं, उसने विद इन सेकेंड्स उसको कैलकुलेट कर दी। इवन दैट अगर आप ये मार्क्स चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो मार्क्स है अकॉर्डिंगली उसकी जो परसेंटेज है वो चेंज हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे फीचर्स हमें एक्सेल में मिलते हैं जिसमें हम डेटा को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स शीट्स होती हैं जिसमें किसी भी इदारे का मुकम्मल बिजनेस आ जाता है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स समटाइम्स कैलकुलेशन होती हैं, वो एक्सेल के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। यही वजह है कि एक्सेल इस एक अट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट हर इदारे में यूज हो रहा है जो भी एक नॉर्मल है। अब इसके बाद हमने देख लिया कि एक्सेल में जो डेटा है वो मैनेज होना शुरू हो गया और यूं
डेटा ने रजिस्टर से डेटा जो है वो एक्सेल की शीट्स यानी फाइल्स की सूरत में शिफ्ट हो गया और यूं फाइल की सूरत में डेटा हैंडल होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में काम करना बहुत कन्वीनियंट है, आपने देख लिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक लेमैन कोई बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक आम सा आदमी जो है वो जस्ट टाइप करना जानता हो और बेसिक से बेशक वो फार्मूले नहीं भी जानता। एक बंदे ने, एक प्रोग्रामर ने ऑलरेडी, कोई मेरे और आप जैसा जिसने भी एक एक्सेल शीट थोड़ी सी डिज़ाइन करके दे दी उस पर फार्मूले अप्लाई कर दिए, अब वो आसानी से उसको यूज़ कर सकता है। जस्ट उसने वैल्यूज़ लिखनी है, जी इतनी उसकी सैलरी है जी, अच्छा ये अब टोटल मंथ का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें काम करना जो बहुत ही कन्वीनियंट है, मतलब बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट फाइल ओपन करनी है और अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देना है। फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसी प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो इसमें फार्मूला अगर आप चेंज करना चाहो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे फार्मूला जो है चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि इस तरह की आउटपुट आए, यानी यहाँ पे इस कॉलम में यूं लिखा हुआ है 90% इस तरह से, और नीचे लिखा हुआ है जी 68%। अब मेरे पास अगर मैंने मैनुअली हर रिकॉर्ड में जाके परसेंटेज साइन लगाना हो, यकीनन टाइम लगेगा। मैं सिंपली इसको एक फार्मूला जो लगाया है उसमें थोड़ी सी चेंज करके इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। अब देखें, हर एक पे मैंने जस्ट एक फार्मूला लिखा और फार्मूला अप्लाई कर दिया, हर एक के साथ जो है वो परसेंटेज साइन अपीयर हो गई। तो आपने देखा कि अगर थोड़ी सी अगर नो हाउ हो तो एक्सेल हमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक्सेल में हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर अगर चेंजेस करनी पड़ जाएं तो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं हमें आएगी। बहुत ही लचकदार है, मतलब कि उसमें जब चाहें आप चेंजेस कर सकते हैं, वो अलाउ करता है। तो इसी वजह से फाइल हैंडलिंग जो है बहुत ही एक जब से ये स्टार्ट हुई उसने बड़ा फ़रोग पाया, लोगों के अंदर बड़ी मकबूलियत उसने हासिल की। और यही वजह है कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज तक उसने अपनी अहमियत खोई नहीं है, बल्कि आज भी इस जदीद दौर में भी हर जगह पे ऑलमोस्ट हर ऑफिस में यूज़ हो रही है। इसके बाद इजी टू यूज़। अब यकीनन आप देख चुके हैं कि यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ ये तो आम से फीचर हैं जो हमें बड़े आसानी से समझ आते हैं। इस फाइल हैंडलिंग अप्रोच ने इसके साथ कुछ एडवांस भी ऑप्शंस दिए हैं। मसलन आप घर बैठे हैं तो आपने एक फाइल डिज़ाइन की, उसमें आपने डेटा अपना टाइप किया, लेकिन आप लाहौर चले गए हैं या आप कहीं और ऑफिस से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, या ऑफिस में सिस्टम पड़ा है, आप घर से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो फाइल हैंडलिंग में आपको ये फीचर मिलता है कि आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा आइडिया रखते हो तो किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना इस दौर में कोई मुश्किल नहीं है। दूर बैठे आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करके वहाँ से आप वो फाइल पूरी की पूरी जो भी आपका डेटा था वो डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम पे। तो इस तरह से आप रिमोटली उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। या चलें इसको और एक सूरत भी दे लेते हैं कि आपने अपनी एक सीवी बनाई और उसको भेजना चाह रहे हैं। आपको ऑफिस में किसी ने, लाहौर से किसी ने कहा, अच्छा आप मुझे सीवी भेज दें, मैं आपके लिए जॉब अप्लाई कर देता हूँ। अब वो जो सीवी आपने उसको भेजनी है, अब यहाँ अगर पुराना दौर होता, आप एक लेते पेपर, उस पे प्रिंट निकलवाते, फिर उसको पोस्ट करते, टीसीएस करते या कुरियर की कुछ सर्विस इस्तेमाल करते,
तो भेजने के लिए यकीनन आप एक यूं समझ लें कि लंबे ट्रैक और काफ़ी उसमें टाइम लगता है, लेकिन अब फाइल हैंडलिंग अप्रोच के ज़रिए आप क्या करते हो, सिंपली उसको एक मेल में अटैच करते हो और उसके मुतल्लिक़ एड्रेस पे भेज देते हो। तो इस तरह से वो फाइल जो है बहुत क्विकली शेयर हो गई। आप यहाँ बैठे हैं मगर उसके पास वो फाइल सॉफ्ट फॉर्म में पहुँच चुकी है। तो इस तरह से फाइल हैंडलिंग में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, मतलब कि वो कन्वीनियंट भी है, इजी टू यूज़ भी है, रिमोटली आप एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ या दो जो भी फ़र्द उसके साथ इंटरेस्टेड है, जिसको भी चाहिए आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बात सिर्फ एक्सेल की हद तक नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं यकीनन। आप ये जानते हैं कि कोई भी फाइल आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं। सो एक्सेल के ज़रिए डेटा मैनेज हो रहा हो या किसी और फाइल सिस्टम के ज़रिए डेटा मैनेज हो रहा हो, वो सारे ऑलमोस्ट ये फीचर्स हमें देते हैं। ये तो थे कुछ प्लस पॉइंट्स जो मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के बताए। अब इसके बाद हम उसके कुछ जो डार्क पहलू हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ डार्क एस्पेक्ट्स लिए होती है। तो ऐसे ही फाइल हैंडलिंग जो है उसके साथ भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कोई ड्रॉबैक्स हैं जिसको हम कॉन्स ऑफ द फाइल हैंडलिंग सिस्टम कह सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अक्सर एक्सपीरियंस की होगी कि आपने एक्सेल की कोई फाइल सेंड की, आपको किसी ने सेंड की। अब आपके सिस्टम पे अगर तो एक्सेल इंस्टॉल है तो आप ओपन कर सकते हैं उसे, उसको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल नहीं है और आने वाली फाइल जो आपको मेल में आई या आपने डाउनलोड की नेट से या कहीं से आपको रिसीव हुई है, अब अगर वो .xlsx या एक्सेल के किसी फॉर्मेट में है तो आपके पास अगर एक्सेल नहीं है आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो इस वजह से फाइल हैंडलिंग का एक ये ड्रॉबैक है कि फाइल जिस फॉर्मेट में है, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेवलप हुई है, उसको रीड करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए वही सॉफ्टवेयर चाहिए। गोया वो फाइल प्रोग्राम डिपेंडेंट है कि जिस प्रोग्राम में बनी है वही प्रोग्राम उसको ओपन कर सकता है, वही प्रोग्राम उसको प्रोसेस कर सकता है, इसलिए उस प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। इस चीज़ को प्रोग्राम डिपेंडेंसी कहते हैं, मीन्स के फाइल आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोग्राम्स, पेरेंट प्रोग्राम जिसने उसको बनाया है। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसका अक्सर शिकार हम होते हैं और फिर हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब आप सोचें कि अगर आपके पास एक्सेल की एक फ़ाइल भी आ गई, वर्ड की भी आ गई, पावर पॉइंट की भी आ गई, तो अब आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर चाहिए। अब अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर यकीनन आपका काम रुक जाएगा। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो कंकरेंसी कंट्रोल का ना होना है। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है? कंकरेंट कहते हैं वो ऐसे इवेंट्स जो एक साथ हों। इसको आप उर्दू में बहम कह सकते हैं, मतलब जो चीजें इकट्ठी हो रही हों वो कंकरेंट कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी फाइल को एक्सेस करना है, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, हमने ये बात की। अब उस फाइल को एक्सेस करने के लिए 4 लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं, एक दीपालपुर, ओकाड़ा, साहिवाल और लाहौर। अब चारों लोग अगर उसको एक्सेस करते हैं इकट्ठे, देन दिस इज कॉल्ड कंकरेंसी, यानी दे आर एक्सेसिंग द फाइल कंकरेंटली, उनकी जो एक्सेस है वो कंकरेंट कहलाएगी। को अकर यानी एक साथ इकट्ठे वाकया हो रही है उसकी एक्सेस जो है उनकी। अब चूंकि उनकी एक्सेस कंकरेंट है, अब उससे अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचें तो मसाइल आ सकते हैं। चारों लोगों ने उस एक फाइल को ओपन करने की कोशिश की और ओपन करके उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। अब पहले ने सपोज यहाँ पे ये फाइल जो हमारे पास है, पहले ने इसके मार्क्स
सपोज कर दिए 40 थे, 45 थे, 40 कर दिए। अब दूसरा जो किसी और जगह पे बैठा है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि उसने इसको 35 कर दिया। अब आप जरा सोचें कि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट उसमें राइट ऑपरेशंस आ रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रही हैं, चीज एक ही है। तो अब फाइनली जब वो एंड करेंगे तो एक खिचड़ी बन जाएगी। अब उसमें हमारे फाइल सिस्टम के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो ऐसी कंकरेंसी को कंट्रोल कर सके। वो फिर यूं समझ लें कि जैसे मौजों के रहमो करम पे सिस्टम होगा, मौजें जिस तरफ बहा के ले जाएंगी वो उसी तरफ सिस्टम चलेगा। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इस फाइल हैंडलिंग में बहरहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग में कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो नहीं है, लैक ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल है। उसके बाद डेटा इंटेग्रिटी, ये एक तीसरा ड्रॉबैक है। अभी मैंने बताया आपको कि डेटा जो है वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब चेंज होके ऐसा होना कि जैसा उसको होना चाहिए वैसा ना हो। जैसे मैं इसी चीज को यूं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि देखें, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं हो सकता जो कि टोटल मार्क्स से ज्यादा उसमें कोई बंदा मार्क्स ले जाए। जैसे इसी में 50 मार्क्स हैं, अब इसमें 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते, यू नो। लेकिन अगर मैं इसको 65 कर देता हूं, देखिए 130% मार्क्स हो गए। तो ये बज़ाहिर तो एक फिगर है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्चुअली एक ऐसा डेटा आ गया है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। जैसा होना चाहिए, होना कैसे चाहिए, 50 से कम या 50 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अब जैसा होना चाहिए ये डेटा वैसा नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा। अच्छा, एक और भी चीज, सपोज मैं इसमें लिख देता हूं जी, मार्क्स जो हैं उसमें एब्सेंट है। अब देखें, परसेंटेज जो है वो फौरन डिस्टर्ब हुई और एब्सेंट कोई मार्क्स नहीं है। इसलिए ये डेटा जो जिस तरह का होना चाहिए, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरह का होना चाहिए वैसा ना हो, उस चीज को हम कहते हैं कि डेटा इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटेग्रिटी मीन के सही सलामत करेक्ट होना, करेक्टनेस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। सो अगर डेटा करेक्ट नहीं है हम कहेंगे कि डेटा इंटीग्रेटेड नहीं है। अब ये जो दो सिचुएशन मैंने समझाई आपको, ये सादा सी एग्जांपल्स हैं, अभी हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं देखते, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इंटेग्रिटी क्या है। इंटेग्रिटी यही है कि लेस देन 50 हो और हों भी मार्क्स। अब इस चीज को फाइल हैंडलिंग में जरा मेंटेन करना, इंश्योर करना मुश्किल है। गो एक्सेल ये सहूलत देता है, हम कर सकते हैं नो डाउट, बट वो इंटेग्रिटी का भी एक लेवल है। छोटे लेवल पे सादा सी चीजें तो ये इंटीग्रेटेड रख सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब सिनेरियो होगा तो फिर शायद एक्सेल भी वहां पे काम नहीं आता, एक्सेल भी वहां पे जवाब दे जाता है। तो इसीलिए फिर जो है वो दूसरी अप्रोचेस अपनाई गई हैं, वो हम देखेंगे बाद में। उसके बाद डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है डेटा। यानी फाइल हैंडलिंग में जब आप फाइल्स के जरिए डेटा हैंडल करते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि डेटा कंसिस्टेंट ना हो, ये कहने का मतलब है। अब कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि डेटा सपोज दो जगहों पे है, ये इस वक्त 34 मार्क्स एक ब्रांच के अंदर हैं। सपोज या यूं कह लें, इसको और एग्जांपल से समझाता हूं कि नाम की स्पेलिंग है ABBAS, अब्बास। लेकिन मुमकिन है कि ये एक जगह पे मेरा रिकॉर्ड ऐसे है, बट दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे जहां पे कोई फीस सेक्शन है उसमें इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो
जब दोबारा किसी और, मतलब ये है जी मार्क्स की शीट, क्यों कह लें कि ये मार्क्स की शीट है, और ये है हमारे फी का रिकॉर्ड। अब फी में दोबारा जब हम लिखते हैं तो स्टूडेंट नेम और उसकी फी और दीगर इंफॉर्मेशन। अब इस नेम में वो जो टाइप कर रहा है, जो ऑपरेटर है, उससे गलती हो सकता है कि वो इसको यूं टाइप कर दे बस, और फी है जी 500। अब देखें ये स्टूडेंट या ये जो पर्सन है जिसकी फी और ये जो रिजल्ट है, ये हैं एक ही स्टूडेंट के। सपोज हम यहाँ कह देते हैं कि ये रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का डेटा है, और ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर 1 का डेटा है। अब देखें रोल नंबर 1 पे यहाँ स्पेलिंग और है और यहाँ स्पेलिंग और है। अब ये चीज एक्सेल को नहीं पता। जब भी आप फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे तो इस तरह की जो फाइल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है, फाइल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसके पास ये फीचर नहीं है कि वो डेटा के अंदर जो इस तरह से जो मुख्तलिफ जगहों पे डेटा है उनके दरमियान मिसमैच को देख सके। अब देखिए मैचिंग नहीं है, ये रिकॉर्ड्स होने मैच चाहिए, बट वो मैचिंग स्पेलिंग एक जैसे नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता चला सॉफ्टवेयर को। तो ये वजह है, इस वजह से हम कहते हैं कि फाइल हैंडलिंग में कंसिस्टेंसी कंट्रोल नहीं है, मतलब उसमें डेटा जो है इनकंसिस्टेंट फॉर्म में आ सकता है, मिसमैच्ड हो सकता है, सिमिलर कॉपीज ऑफ डेटा बट मिसमैच्ड। इस चीज को इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। लास्ट है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि डेटा को एक जगह होने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पे, मल्टीपल लोकेशन पे वो डुप्लीकेट हो। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन। जैसे इसी एग्जांपल में ये एक जगह पे नेम और दूसरी जगह पे वही नेम। ये जो पीछे हमने प्रॉब्लम का जिक्र किया, इशू का जिक्र किया, कंसिस्टेंसी ना होने का या इनकंसिस्टेंट होने का, वो असल में इसी वजह से होता है कि डेटा रिडंडेंट होता है। अगर डेटा एक ही जगह पे हो तो ये रिडंडेंसी का प्रॉब्लम ही खत्म हो सकता है। मसलन मैं इस चीज को खत्म कर दूं। अब देखें रोल नंबर 1 आगे जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ये रिकॉर्ड, और रोल नंबर 1 की फी ये है। अब रिडंडेंसी नहीं है। आप कहेंगे रोल नंबर रिपीट हो रहा है, इस इशू को हम बाद में देखेंगे। इतनी रिडंडेंसी जो है वो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो जो रिडंडेंसी जितनी ज्यादा होगी प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा होंगे, डेटा इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फाइल हैंडलिंग में बेसिकली जो है ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस फाइल हैंडलिंग अप्रोच के अंदर जो हमने डिस्कस किए, और यही वजह है कि फाइल हैंडलिंग को खैर बात कहा, और डिफरेंट इदारे जिन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को या सिग्निफिकेंस को समझा, तो उन्होंने एक और अल्टरनेट ढूंढा इसका, या और सोल्यूशन ढूंढा। डिफरेंट डेटा साइंटिस्ट सामने आए और उन्होंने फिर फाइल हैंडलिंग की बजाय इस डेटा हैंडलिंग अप्रोच को और बेहतर अंदाज में एक सोल्यूशन दिया, वो है डेटाबेस अप्रोच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेटाबेस अप्रोच को देखेंगे कि डेटाबेस इन तमाम मामलात को किस तरह से हैंडल करती है और इससे बेहतर किस तरह से वो सोल्यूशन देती है। तो आज के लेक्चर जो है यहीं पेंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।